टाइम के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विजिलेंस विभाग द्वारा सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और 16 शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग की जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने बताया कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भागीदारी निभाता है। किस तरह विभाग को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी भी की जाएगी। विजिलेंस एक ऐसी संस्थान है जो कि व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको खत्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति से और उसी दृष्टिकोण से काम कर रहा है। पिछले 3 साल में काफी अच्छी कार्रवाई की गई है सभी विभागों में जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली है। इसके अतिरिक्त हम लोग इस अधिष्ठान को और कैसे मजबूत करना है, चाहे वो मैन पावर के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, या हमें और कुछ जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम इस अधिष्ठान को और अधिक से अधिक मजबूत करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि हम विभागों के साथ, उनके साथ भी इंटरेक्ट करें और कैसे व्यवस्था में, सिस्टम में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, उस दिशा में भी काम करें। राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं, और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 टैप के केस में इसमें 75 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए उसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता है। देखिए, विजिलेंस एक ऐसी संस्थान है जो कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भारी मतों से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी ऐतिहासिक जीत होगी क्योंकि वहाँ जो विधायक थी उन्होंने बहुत सेवा की, और विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो खुद केदारनाथ की बहुत चिंता करते हैं। लगभग हर महीने में उनके 1 या 2 चक्कर केदारनाथ में लगते रहे, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह और लगाव केदारनाथ की जनता के साथ, और उनकी श्रद्धा केदारनाथ जी के, हमारे बाबा विश्वनाथ जी का जो वहाँ हमारे केदार बाबा का मंदिर है उस पर उनकी श्रद्धा है, तो वो एक विशेष महत्व रखता है हमारे लिए केदारनाथ। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पहले हार मान ली, क्योंकि उन्होंने उसी व्यक्ति को वहाँ उतारा है जिसको वहाँ की जनता ने नकार दिया अभी 22 के चुनाव में, और उन्हें जिताया था, और उसको दोबारा लगाने का मतलब साफ है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रत्याशी हाईकमान घोषित करेगा, मेरा दावा है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत केदारनाथ में होगी। चुनाव में हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। इस सीट से पार्टी ने पूर्व विधायक मनोज रावत को टिकट दिया है। कांग्रेस कमेटी ने रविवार को उनके नाम का ऐलान किया है। वह इस सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। रविवार को दोपहर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। इसके बाद रविवार की देर रात बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 30 से अपने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया है।
पार्टी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। केदारनाथ विधानसभा सीट भाजपा विधायक श्याला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त हुई थी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। विभागों की समीक्षा होती है तो उसमें हमारा जो ये न्याय विभाग है उसकी भी समीक्षा थी और जो भी काम आगे किए जाने हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, उनमें तेजी लाई जाए, उनमें यथासंभव जो कम्युनिकेशन है और बढ़ाया जाए और अच्छी पैरवी करके राज्य के हित में सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों में ठोस पैरवी करने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा राज्य है और राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर पैरवी मजबूती के साथ हो। राज्य की विकास यात्रा में सबको सहयात्री बनकर कार्य करना है। सभी को अपने कार्य और दायित्वों का पूरे मनोयोग्य से निर्वहन करना होगा। और उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति में नवाचार जरूरी है। परंपरा से हटकर हमें अभिनव प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय होना जरूरी है। कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए परफॉर्मेंस आधारित दृष्टिकोण होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में सुधार की संभावना हमेशा रहती है। समस्याओं को कम कर समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए पत्रकारों एवं प्रेस क्लब के सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है। सभी के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता को संविधान का चौथा संकल्प कहा जाता है। पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचार प्रसार का माध्यम मात्र नहीं बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का भी एक साधन भी है। आम जनता को सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से परिचित कराना हो या उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराना हो, इन दोनों महत्वपूर्ण दायित्वों का भार मीडिया पर होता है। पत्रकार समाज का वो दर्पण है जो सरकार और उसके पूरे तंत्र को उसके कार्यों के धरातल पर होने वाले प्रभावों से अवगत कराता है। जब कभी राष्ट्र को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हमारे पत्रकार बंधु हमारे वीर जवानों की भांति उस विकट परिस्थिति में सरकार और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त बनाने की दृष्टि से मीडिया जगत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उत्तराखंड सरकार भी पत्रकार बंधुओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। हमने यहाँ पर एक और पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि की। वहीं विभिन्न जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकारों को पूर्व की भांति सूचना विभाग के जरिए प्रदेश की राजधानी में रहने की उचित व्यवस्था में सहयोग करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकार कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत पत्रकार दुर्गा नौटियाल के परिवारजनों को पत्रकार कल्याण कोष से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा, बागी यूमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेहा जोशी एवं पत्रकार व उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने श्रमिकों के नियमितीकरण की मांग सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया। सुबह से ही सभी कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए और उन्होंने
सचिवालय के लिए कूच किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान सचिवालय कूच कर रहे संविदा कर्मचारी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिससे सचिवालय से कुछ दूर पहले ही संविदा कर्मचारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारी नियत मानदेय पर तैनात है, जिनको वार्षिक वेतन, वृद्धि और बीमा आदि लाभों से भी वंचित रखा गया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। मांग है वो है नियमितीकरण। हमें यहाँ पे सभी राजस्व और कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रेस ग्राउंड पे, जो हर सचिवालय तक के लिए यहाँ क्या करेंगे, एक आक्रोश शांतिपूर्वक करने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सभी लोग हेल्थ वर्कर्स हैं जो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर। क्योंकि अगर आप देखेंगे सभी अन्य राज्यों में, जो अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बात करें मणिपुर की, अगर हम बात करें हरियाणा की, सभी जगह नियमितीकरण हो रहा है और हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार भी है। तो हमारे यहाँ की लाख हमने कहते हैं हमें नहीं किया जा रहा है, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हर जगह ये चीजें चल रही है। तो उत्तराखंड में हमें हमारा लाभ, हमारा हक नहीं मिल पा रहा है। उस हक के लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं और यहाँ आप लोगों को दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं सभी मीडिया कर्मी हमारी मदद करें, हमारी बात बड़ी पहुंचाएं। सरकार से हमारी लगातार कई सालों से बातें चल रही है। आज हमारे कर्मचारियों को 15 से 20 साल हो चुका है। अब आप ये समझिए बातें करते करते 20 साल हो चुके हैं, पर आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। विधायक डॉक्टर मोहन विष्ट को चौरगलिया में ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल विधायक मोहन विष्ट रविवार को चौरगलिया पहुंचे, जहां वह दुग्ध संघ के बोनस वितरण कार्यक्रम में पहुंचे ही थे कि भारी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया। दरअसल ये मामला बताया जा रहा है कि चौरगलिया के में वेटनरी डॉक्टर के तबादले के बाद से स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित थे। कई ग्रामीणों का यह भी कहना है कि वेटनरी डॉक्टर क्षेत्र में दिन रात लोगों के जानवरों के इलाज के लिए तत्पर रहते थे। उनके तबादले को रद्द करने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण विधायक से काफी गुस्से में थे। ग्रामीणों का कहना था कि वेटनरी डॉक्टर का तबादला तत्काल निरस्त होना चाहिए। पंतनगर यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। इधर मारपीट की घटना में शामिल दोषी छात्रों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा काटा और कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। वहीं एसपी सिटी मनोज कटियाल ने कहा कि छात्रों के दो गुटों में झगड़े की शिकायत मिली थी, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। अभी तक इस मामले में लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली जो दो गुट है उनका आपस में झगड़ा हुआ है। अभी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी जो इनका सेटअप है उनसे ये लोग वार्ता कर रहे हैं और अभी पुलिस के पास कोई तहरीर आई नहीं है इसमें और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है और इसमें जो भी डिसीजन होता है और यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाए। पहली बात यह है कि जो भी केस हुआ है उसके तरफ से हमारे प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी को उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे में क्या किया गया था, हमें हॉस्टल में बंद कर दिया गया था। ना कि हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाए, ना किसी चीज को कांटेक्ट पाए और हम अपने साथ वालों को भी वो बचा नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ है कि इस केस को बहुत बारीकी से उन्होंने चेंज किया रैगिंग की तरफ। आप पीछे देख सकते हैं, इसमें से ज्यादा हमारे जूनियर्स होंगे। हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है और उन्होंने केस को मोड़ दिया है कि रैगिंग चल रहा था वहाँ, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रखा था। वहाँ पे लड़ाई कहीं और की थी। लोकल्स ने सारे भरास उतारे हैं, मारे गए और यहाँ पे जो हमारी सेक्रेटरी थे, जो भी इंचार्ज थे, यूएस बोला सर जो भी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि वो हॉस्टल में देखने तक नहीं आए कि बच्चे कैसे हैं क्या है और स्टेटमेंट भी उल्टा हमारे अगेंस्ट दिया जा रहा है कि हम रैगिंग ले रहे थे। इवेंट हमने निपटाया, हम लोग गए बड़ी मार्केट में कुछ बिल्स वगैरह लेने, तो हमें वहाँ पे दिखा कि लोकल के 15-20 लड़के हमारे एक जूनियर है सेकेंड ईयर, उसको मारे में लोग के कपड़े वगैरह फटे हैं और मॉब में उसको पीटा जा रहा है, नीचे गिरा हुआ है। हम लोग उसको उठाने गए तो हम लोग जैसे ही उसको बचाने के लिए गए, हमको बोला गया कि तुम क्यों नेता बन रहे हो। तो मेरे पे इस पे मेरे दोस्त और एक जूनियर भी थे, उन सब पे भी भीड़ चढ़ी है। उसके बाद हमारे साथियों को जब तक हमने बुलाया तब तक भीड़ बहुत बेकाबू हुई, लोग बढ़ते रहे, पता नहीं कहाँ से मार्केट के लोग आए
और भीड़ बढ़ती गई और उसके बाद पूरा हमें फॉलो करा गया, वहां से लेकर के बड़ी मार्केट से लेकर के मंदिर तक का हमें पूरा फॉलो करा गया। हमारे यहाँ गांधी हॉल में फ्रेशर्स चल रही थी, तो फर्स्ट ईयर का एक लड़का था पारस तिवारी, हमें हमारे प्रोफेसर ने बताया कि अंदर कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसे स्मोक कर रहा है, तो उसकी स्मेल आई थी। तो ये डिसिप्लिन कमेटी का कल का हेड था, तो ये अंदर गया, तो उसके पास हमसे माचिस, हमें उसी मोमेंट पे माचिस मिली। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि हमने किसी प्रोफेसर को ना बताना सही, इसलिए के अंदर क्योंकि फर्स्ट ईयर का है, उसकी करियर खराब होगा। तो हमने उसे वहाँ से बाहर कर दिया इवेंट से। तो फिर वो इवेंट के बाद हमें वहाँ पे हमारे सर भी मिले जो हमारे स्टाफ काउंसलर थे, उन्होंने बोला बताओ उसके घर पे मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ। हमने कहा नहीं सर मत बताओ, उसके घर पे वालों बताओ, उसका वही करियर खराब होगा। तो जैसे ही सर हमारे हम वेटनरी के सामने इसकी और मेरी नीरज हमारे स्टाफ काउंसलर से बात हुई, नीरज सर से। उसके बाद जैसे ही नीरज सर गए वो आया, हम पे चढ़ा कि तुमने मेरे साथ ऐसे, तुमने मुझे बाहर क्यों करा, इतने लोगों के सामने तुमने मुझे बाहर करा। वो अपनी ईगो पे बात ले गया, वो अपने लोकल के दोस्तों को लेके आया और हम 3-4 लोग थे वहाँ पे, हमने भी 2-3 लोग अपने बुला लिया था कि कुछ बात होती है तो रहेंगे संभालने के लिए। तो 3-4 लोग, हम 5 3 सालों से धोखाधड़ी के कई मुकदमों में फरार चल रहे 2 सगे भाइयों को उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। स्टॉक मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट करने का झांसा देकर इन दोनों भाइयों ने कई लोगों से लगभग 25 करोड़ रुपए की ठगी की है। ठगी करने बाद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दोनों भाई फरार हो जाते थे। वहीं एसटीएफ इन्हें पकड़ने के लिए बीते 1 वर्ष से इन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ये दोनों भाई उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुल मिलाकर दोनों पर 35,000 रुपए का इनाम भी पुलिस द्वारा रखा गया था। ये लगभग 3 साल से फरार अभियुक्त हैं और ये सीबीसीआईडी सेक्टर हल्द्वानी द्वारा ये तफ्तीश की जा रही है। और इसमें ये 2 भाई हैं, जगदीश सिंह बोरा और कमलेश सिंह बोरा, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जगदीश के ऊपर 25,000 का इनाम है और कमलेश के ऊपर 10,000 का इनाम है। इनके ऊपर यूपीआईडी एक्ट में मुकदमा है, बर्थ एक्ट में भी है, 420 के केसेस भी हैं और इन्होंने लगभग 25 करोड़ की धोखाधड़ी करी है। और ये मूलतः जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और वहीं के लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी करी है। और ये लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लेते थे और उनको ये कहा जाता था कि आपको इसमें भारी मुनाफा दिया जाएगा और वास्तव में लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ। तो ये केसेस रिपोर्ट हुए और इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लिए, इसके अतिरिक्त इन्होंने जमीनों के नाम पे भी पैसे लिए लोगों से। और ये जब ये पुलिस इनके पीछे, इनको वांटेड हो गए पुलिस में, तो ये यहाँ से फरार हो गए और ये जगह बदल बदल के पिछले 3 साल से शहर बदल के, लोकेशन बदल के अलग अलग जगह रह रहे थे। फिलहाल दिल्ली से अरेस्ट हुए हैं। अभी बेसिकली देखिए ये है कि इनको तकनीकी ज्ञान था अपराध का और ये खुद भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते रहे हैं, तो उसी के लाइन में लोगों से पैसे मांगते रहे और ये फ्रॉड करते रहे। देखिए अब अभी तो जैसे इसमें यूपीआईडी एक्ट भी है और बर्ड्स भी है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट। तो इनके अकाउंट में 25 करोड़ के आसपास जैसे ये बता रहे हैं कि आए हैं। तो अब इसमें चूंकि सीबीसीआईडी की तफ्तीश कर रही है, तो इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट, गैंगस्टर एक्ट भी लगा है इनके ऊपर। तो उसमें गैंगस्टर एक्ट में प्रोविजन होता है प्रॉपर्टी अटैचमेंट का और संपत्ति जो अटैच हो जाती है उससे रिकवरी का जो फर्दर प्रोसेस है वो होंगी। देखिए प्रॉपर्टी की बिलोंगिंगनेस फिक्स होती है, उसका प्रोसीजर है, फिर वो अटैच होती है, फिर कोर्ट से जब कन्विक्शन हो जाता है फिर प्रॉपर्टी को कहते हैं उसे डिक्रूडेट करके फिर जो विक्टिम। विकासनगर में 20वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव में स्कूल के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए। स्कूल के बच्चों ने कश्मीर की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़, नागालैंड की लोक संस्कृति पर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एनुअल डे जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है, वो स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि इस दिन बच्चे अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स है या उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। सारा टैलेंट हम देखते हैं बच्चों का स्टेज पे। इस बार हमारी थीम जो सीनियर्स के लिए थी वो धरोहर थी। धरोहर की थीम में हमने बच्चों को अपने देश के जितने भी हमारे कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसके अलावा जो भी हमारे संस्कृति में आप देखते हैं जो लोग बच्चों को बता सकते हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, उनके बारे में बताया गया। जो सभ्यता को हम भूलने जा रहे थे वो हम चाहते हैं कि बच्चे भी याद रखें, हमारी धार्मिक सभ्यता भी, हमारे त्यौहार भी,
जितने फेस्टिवल्स हम मनाते हैं उन सबको हमने दर्शाया है, ट्रेडिशंस को, कल्चर को और हमारी संस्कृति को बचा के रखना है। इसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चे इस तरह के प्रोग्राम के बढ़ चढ़कर भाग लें और हमने वही सब किया है। दूसरे टाइप के भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं पर हमें मतलब कि अपने कल्चर को इस तरह हम दिखा रहे हैं तो ज़्यादा है। ये जो फंक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की और जो मैंने देखा कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन स्कूल में होना चाहिए वो चीज़ पाई गई। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि यहाँ पे होलिस्टिक ग्रोथ की बात हो रही है जिसमें बच्चों का IQ, EQ और SQ तीनों पर ध्यान दिया जा रहा है। IQ का मतलब है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ का मतलब है इमोशनल क्वेश्चन और SQ का मतलब है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इन तीनों चीज़ों में मैंने देखा कि बच्चे जो है अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं। तो इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की जब एजुकेशन न्यू रखी जाएगी स्कूल लेवल पर तो आने वाले समय में हमारा हायर एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। ये बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज इन्वायरमेंट में जाकर के बहुत अच्छा करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और देश विदेशों में भी जाकर के ये सब अच्छा काम करेंगे। यही हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 का उद्देश्य है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं शिक्षा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भारी मतों से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में अपने एक अलग पहचान बना चुका है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोक कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्य पर मुहर लगाकर भाजपा को भारी मतों से जिताने का काम करेगी। उन्होंने कहा भाजपा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस उपचुनाव में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। चंपावत जिले बालाकोट ब्लॉक में गुलदार कांड तक लगातार जारी है। बीते रोज गुलदार ने बुजुर्ग महिला माधवी देवी पर उनके घर के आंगन में ही हमला कर घायल कर दिया। गुलदार ने महिला के पैर में अपने नाखून व दांत गड़ाए हैं। महिला को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धन सिंह अधिकारी व परिजन लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाए जाए। डॉक्टर ने महिला का उपचार किया और उन्हें जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया है। और वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धन सिंह अधिकारी ने बताया कि महिला की गौशाला में गुलदार घुस गया था और मवेशियों का हल्ला सुन माधवी देवी गौशाला में बेचने आई तो गुलदार महिला पर झपट पड़ा और महिला के चिल्लाने की आवाज सुन परिजनों के द्वारा हल्ला मचाए जाने पर गुलदार महिला को छोड़ जंगल की ओर भाग गया। धन सिंह ने यह भी बताया कि गुलदार ने 2 दिन के भीतर गांव में 4 बकरियों को अपना शिकार बना लिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की भी मांग की है। रात लगभग 8 बजे की घटना है। गुलदार बकरी को गोश्त किया था। इसी बीच महिला देवकी देवी बकरी की आवाज़ सुनकर बाहर आई तो गुलदार बकरी को छोड़कर महिला पे झपट गया। इसी बीच अड़ोस पड़ोस के द्वारा हल्ला गुल्ला करने से गुलदार गांव की ओर भाग गया। तो फिर आपने वन विभाग की जारी तो वन विभाग द्वारा मौके पे अभी आया गया है। उनके द्वारा आर्थिक सहायता भी दी गई है। बाकी मुआवजा वो मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद और उपचार अभी लोहाघाट समुदाय से चंपावत डिस्ट्रिक्ट में रेफर किया जा रहा है। और बाकी हमने वन विभाग से मांग की है कि गांव में पिंजरा लगाया जाए और इससे जिससे कि गांव का माहौल सही हो जाए। तकरीबन 7:30 से 8 बजे बीच में वहाँ पर गुलदार के द्वारा इनको घायल किया गया है। इनको वहाँ से गाँव से यहाँ लाया गया संजय और इनका यहाँ पर लोहाघाट चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। सर हाँ, तो इसके लिए हम लोग अब मौके में जाके इसमें ट्रैप कैमरा या इत्यादि जो भी होता है जिससे कि इसके मूवमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्या इसका मूवमेंट है और इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई मतलब पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। हम लोगों ने ट्रैप कैमरा लगाया, आदमी वहाँ निगरानी करा रहा आदमी और ऐसी कोई घटना अभी तक वर्तमान में नहीं हुई। धन्यवाद। तो चलिए उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मुझसे नमस्कार।